देखो हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे होते हैं यूनिटरी मेथड बेस्ड। यूनिटरी मेथड क्या कहता है बेटा, जैसे तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉस्ट ऑफ 30 पेन्स इज 180, देन कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स सच 20 पेन्स। ठीक है, ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सिंपल सा कि अगर तुम्हें 30 पेन का कॉस्ट गिवन है कि कॉस्ट ऑफ 30 पेन्स इज 180 रुपीज़, देन कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स इज व्हाट। तो वो तो तुम निकाल लोगे कि कैसे निकालते हैं हम, कि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम 1 पेन का कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, 1 पेन का कॉस्ट कैसे निकालते हैं बेटा, 1 का वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करते हैं। ठीक है, कि 180 डिवाइडेड बाई 30, तो 1 पेन का कॉस्ट आएगा 6 रुपीज़। ठीक है, पहले तो चलो निकाल के दिखाई देता हूँ। तो हम कैसे करते हैं, पहले कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालेंगे। 30 का गिवन है 180, तो 1 पेन का कितना होगा बेटा, 180 डिवाइडेड बाई 30, और 36 से 180 होता है, यानी कि 1 पेन का कॉस्ट हो गया 6 रुपीज़। तो हमसे पूछा गया कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स, तो 20 पेन्स का जो कॉस्ट होगा वो 20 का एक के कॉस्ट में हम जितने का पूछा है उतने का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 120 रुपीज़। ठीक है, तो इस चीज़ को तो सभी जानते होंगे, ये 6th-7th में हमें चीज़ें सिखाई जाती हैं कि हमें कैसे निकाला जाता है। तो हमने एक चीज़ रिलेशन निकाला बेटा, कॉस्ट और किसके बीच में निकाला हमने, पेन के बीच में, कि अगर हमारे पेन थे कितने 30 पेन थे, तो हमारा कॉस्ट था 180 रुपीज़, और हमारे पेन यदि 20 हैं सच टाइप ऑफ पेन, तो कॉस्ट आया निकल के कितना, वो 120 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन क्या है। ये तो सर हम यूनिटरी मेथड कर रहे हैं, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है हमें तो समझ ही नहीं आया, क्योंकि हमने अभी समझा ही नहीं है। बेटा एक बात सुनो, हमको ये चीज़ गिवन थी, 30 पेन का कॉस्ट गिवन था कि 30 पेन का कॉस्ट इतना था। ठीक है, हमने पूछा 20 पेन का कॉस्ट बताओ। तो एक बात बताओ बेटा, जब 30 पेन का कॉस्ट इतना था तो पेनों की संख्या कितनी हो गई, कम हो गई ना। अब हम कम का पूछ रहे हैं ना भाई, पहले 30 का पूछ रहे थे, अभी 20 का पूछ रहे हैं, तो यानी कि पेन हमने क्या किए, कम कर दिए। तो एक बात बताओ, जब हमने पेन कम कर दिए तो कॉस्ट भी तो कम हो गई बेटा। पेन कम कर दिए तो कॉस्ट भी तो कम हो गई या नहीं हो गई। तो मतलब अगर हमने एक क्वांटिटी को कम किया तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। अगर 30 पेन का कॉस्ट 180 है तो 0.20 है, तो उनका कॉस्ट 120 है। तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हमने पेन की काउंटिंग कम करी या पेन का नंबर्स कम किया तो हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अगर इसी सेम क्वेश्चन में मैं ऐसे पूछ लेता कि कॉस्ट ऑफ 30 पेन इज 180, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 40 पेन, तो बेटा 40 पेन का कॉस्ट कितना आता है, तुम 40 × 6 करते तो 240 आता है। यानी कि अब के मैंने पेन 30 से 40 कर दिए, यानी कि इंक्रीज कर दिए, तो ये भी इंक्रीज हो गए, प्राइस भी इंक्रीज हो गया, है ना। अगर पेन हमने बढ़ा दिए, पहले 30 पेन का कॉस्ट 180 था तो 40 पेन का कॉस्ट 240 हो गया। इट मीन्स इसका ये मतलब भी है कि अगर हमने नंबर ऑफ़ पेन्स बढ़ा दिए तो कॉस्ट ऑफ द पेन्स इज ऑल्सो इंक्रीज, टोटल कॉस्ट ऑफ द पेन्स। तो बेटा इससे एक चीज़ बात समझ में आती है कि अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, और एक क्वांटिटी को कम करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो रही है। और क्वांटिटी क्या है इधर, पेन और कॉस्ट। पेनों की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, पेनों की संख्या कम करेंगे तो हमें कम पैसे देने पड़ेंगे। तो ज़्यादा पे ज़्यादा, कम पे कम, इसी को बोलते हैं हम डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रपोर्शन या डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन। तो सर अब क्या आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को प्रोपोर्शन मेथड से। कैसे करके बेटा, कि हम ऐसे लिखते, अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, हम ये यूनिटरी मेथड से ना करके हम इसको कैसे करते कि कॉस्ट और यहाँ पेन, ठीक है, ऊपर नीचे किसी को लिख लो। 30 पेन का कॉस्ट था बेटा 180 रुपीज़, तो हमसे पूछा था 20 पेन का कॉस्ट कितना, ये बताना है, तो x। तो हमें देखना है क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन है या ये इन्वर्स वेरिएशन है। तो हमने समझा कि अच्छा अगर 30 पेन का इतना है तो पेन कम है तो कॉस्ट भी कम आएगा, मतलब कम पे कम, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। और डायरेक्ट रिलेशन है तो हम इनको ऐसे सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x × 30 = 20 × 180। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करोगे, इस 30 से डिवाइड और कर दो बेटा, 20 × 180 डिवाइडेड बाई 30। तो 0 से 0 काट लो, इसका 3 से 6 जा, और 20 × 6 हो जाएगा बेटा 120। तो तुम ऐसे इनको प्रपोर्शन मेथड से रिलेशन निकाल के तुम ऐसे डायरेक्ट प्रपोर्शन मेथड से कर सकते हो, ना कि ऐसे 1 पेन का निकालो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। तो ये सब चीज़ें तुम बचपन में करते थे, अब तुम डायरेक्ट कर सकते हो।
अब बेटा इस क्वेश्चन में समझो क्या है कि 10 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 days। 10 लोग किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 5 लोग कितने दिन में करेंगे। तो चलो देखो मेन और डेज, देखो 10 लोग कर रहे हैं कितने दिन में, 5 days में, और हमसे बोला गया कि 5 लोग करेंगे कितने दिन में। चलो ठीक है, यहाँ तक तो हमने ऐसे करके लिख लिया जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था कि अच्छा 10 men 5 days, 5 men हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी को हम x लिख देंगे। अब एक बात बताओ बेटा, 10 लोग कर रहे थे 5 दिन में, अब लोग हो गए कम, लोग रह गए कम, 10 से रह गए 5, तो अब कम समय लगेगा या ज़्यादा समय लगेगा, सोचो और बताओ। अगर इंसान कम हो गए तो उस काम को करने में अब कम समय लगेगा या ज़्यादा लगेगा। अरे भैया ज़्यादा लगेगा ना, मतलब ये तो कम कर दिए हमने, मेंस की संख्या कम कर दी, तो बेटा डेज की संख्या इंक्रीज होगी ना। अगर ये हमने कम किया है तो ये इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो मतलब अगर हम एक चीज़ को कम करें और दूसरी चीज़ इंक्रीज हो उसके रेस्पेक्टिव, या एक चीज़ को ज़्यादा करें दूसरी चीज़ कम हो, तो यही तो इन्वर्स रिलेशन है। इसी को हम इन्वर्स रिलेशन बोलते हैं, इसी को हम इन्वर्स वेरिएशन बोलते हैं कि अगर हम एक चीज़ को कम कर रहे हैं तो रेस्पेक्टिवली दूसरी चीज़ उसके बढ़ेगी। तो यही तुम्हें चीज़ें, अब तुम्हें एग्जाम में कोई ये नहीं कहेगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है, ये इन्वर्स वेरिएशन है, तुम्हें तो चीज़ को समझना होगा। और वो किससे समझना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, जैसे हमने अभी ये किया, ठीक है कि अच्छा आदमी बढ़ गए, तो आदमी कम हो गए तो अब ज़्यादा दिन लगेंगे काम करने में, सीधी सी बात है। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, जब डायरेक्ट वेरिएशन होता है तो हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में इक्वल लगा रहे थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को करने में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें इनमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे बेटा, 5 × x 5x इक्वल्स टू 10 × 5 10 × 5, तो ये हो जाएगा बेटा x इक्वल्स टू 10 × 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी कि 10 days। यानी कि अब हमें कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। देखो 10 लोगों को 5 दिन लग रहे थे 10 लोगों को 5 दिन लग रहे थे, तो 5 लोगों को 10 दिन लगेंगे, डबल, मतलब आदमी कम हुए तो समय डबल लगेगा। तो ये होता है इन्वर्स रिलेशन, ये होता है इन्वर्स रिलेशन। बात समझ में आई होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि ये जो दे रखा है, चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेज आर द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, कि ये जो चार्जेज है क्या ये टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, कि 4 घंटे का लगता है किसी स्टेशन पे पार्किंग का 60 रुपीज़, 8 आवर्स का 100 रुपीज़, 12 आवर्स का 140 और 20 आवर्स का 180 रुपीज़। तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे समझ लो, वैसे जैसे मैंने पीछे बताया है ऐसे ही करके समझ सकते हो, आवर्स और यहाँ पे लिख लो कॉस्ट, ठीक है, या चार्ज जो भी लिख सकते हो। जैसे 4 का लगता है 60, ठीक है, 8 का लगता है 100, 12 का लगता है 140 और 20 का लगता है 180। तो हमें कैसे चेक करेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो बेटा ऐसे चेक कर सकते हो कि पहले 2 को चेक कर लो, पहले 2 से ही पता चल जाएगा क्या ये डायरेक्ट रिलेशन में है या नहीं है। तो डायरेक्ट में होता तो क्या होता बेटा, इनका इसका पहले नंबर का देखना कितना होगा, 4/60, इसको काट लो, 1/20, और ये बेटा कटेगा किससे, 4 से, 2/4 2 8, और 4 से कितना कटेगा, ये 25 है। देखना क्या ये रेशियो इक्वल है, क्योंकि हमने जो पिछला क्वेश्चन तुम्हें करवाया था, हम क्या करते थे, मतलब हमने पहले ही 2 चेक करे, तो ये 1 और 20 है, ये 2 और 25 है। तो हमने तुम्हें बताया था कि जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद होगा तो मैं अभी बताया, और बीच में इक्वल लगाते हैं। यानी कि होता क्या है कि ये दोनों रेशियो इक्वल होते हैं, तभी तो ये मल्टीप्लाई इक्वल आएगी। देखना ऐसे करेंगे तो 25, ऐसे कर रहे हैं तो 40, ये तो इक्वल आ ही नहीं रही, तो इक्वल नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ही नहीं। पहले ही 2 डायरेक्ट में नहीं है, अब अगले हो या ना हो हमें चेक करना ही नहीं है। तो अब कहने की बात ये सीधी कि अगर हमें नंबर्स को डायरेक्ट वेरिएशन में चेक करना है तो हम उनका रेशियो निकालेंगे और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मैंने इसको लिखा, ये 1/20 है, ये 2/25 है, ऐसे तुम इसको भी करोगे तो ये बेटा
4 3 जा 12, 4 5 जा 20, ये 3/35 है, ये कितना, ये 1/9 है। तो सारे ना अलग अलग रेशियो आ रहे हैं। अगर ये सारे रेशियो आवर टू कॉस्ट का सारे रेशियो अलग अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। अगर ये इक्वल होते तो हम कहते कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और वैसे भी समझ सकते हैं बेटा, 4 घंटे का 60 रुपये ले रहा है तो दूसरे मेथड से कैसे समझ सकते हो, तुम डायरेक्ट भी समझ सकते हो। तो 1 घंटे का कितना होना चाहिए बेटा, 60/4, यानी कितना होना चाहिए, 15 रुपये होना चाहिए। समझ रहे हो ना, 4 घंटे का 60 रुपये ले रहा है तो 1 घंटे का 15 रुपये लेना चाहिए। तो 8 घंटे का कितना लेना चाहिए बेटा, इसको 15 × 8 करोगे 120 रुपीज़ लेना चाहिए, लेकिन ये तो 100 रुपये ले रहा है। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने बताया कि सीधा ही तुम इनको बिना काटे भी चेक कर सकते थे, बिना काटे भी चेक कर सकते थे कि 4 का 100 में मल्टीप्लाई कर लो, 60 का 8 में मल्टीप्लाई कर लो। 4 × 100 हो गया 400, 8 × 60 हो गया 480। तो अगर ऐसे बराबर नहीं आ रहे तो इसका मतलब वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। तो मैंने कई सारे तरीके बता दिए तुम्हें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बताने के। वीडियो को दोबारा पॉज करके वापस देख लेना। मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट ऑफ द बेस। तो एक पेंट का मिक्सचर है जिसके अंदर 1 पार्ट तो रेड पिगमेंट का है, लाल हिस्से का, और 1 पार्ट बेस का है। ठीक है, जो उसमें मेन चीज़ है, रेड पिगमेंट का 1 पार्ट है और 8 पार्ट है बेस का। तो इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ बेस दैट इज़ टू बी एडेड। तो हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है कि अगर हमें 1 पार्ट रेड पिगमेंट का लिया तो 8 पार्ट बेस का लिया, अब इसका 4 पार्ट लिया तो इसका कितना लेना पड़ेगा बेटा। तो एक बात बताओ, ये तो उसी प्रपोर्शन में लेने पड़ेंगे ना भाई। देखो वैसे तो अब यहाँ डायरेक्ट इन्वर्स का सोचने का भी नहीं है, लेकिन फिर भी सोचो क्योंकि हमने स्टार्टिंग वहीं से करी है, इसलिए डायरेक्ट में होगा इन्वर्स में होगा। अरे जाहिर सी बात है, अब तुम उसमें लाल रंग बढ़ाओगे तो वो चीज़ भी बेस भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी, नहीं तो लाल ही लाल डालोगे तो फिर तो सारा लाल हो जाएगा। तो बेटा 1 का 4 बना, 1 का 4 हो गया, तो ये 8 का कितना हो जाएगा, डबल कर दो 16, सॉरी डबल करना 4 टाइम करना। देखो 1 का 4 हो गया तो 8 4 टाइम, तो 8 का 4 टाइम कितना हो जाएगा 32। अब देखो ये 4 से 7 हो गया। अब देखो 4 से 7 में तो तुम्हें दिक्कत आ सकती है कि 4 से 7 कैसे हुआ, 4 का डबल करे तो 8 होता है, और वैसे तो 7 तो होता ही नहीं। लेकिन ऐसे कर सकते हो बेटा, 1 से ही हिसाब लगाओ कि 1 से 7 हुआ 7 टाइम, तो इधर से 8 का 7 टाइम कर दो, कितना हो जाएगा 8 7 जा 56। समझ रहे हो। अब 1 से हुआ ये 12 टाइम, तो 8 का 12 टाइम कितना होता है 96। 1 से हुआ 20 टाइम, तो 8 से 20 टाइम कितना होता है 160। ठीक है, तो ये हमने टेबल पूरी कर ली, क्योंकि ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का ही क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ हमसे कुछ कहा नहीं जा रहा डायरेक्ट वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन, ये बोल रहा है कि जिस रेशियो में ये हैं उसी रेशियो में हमें इनको बढ़ाना है। क्या 1 का 4 टाइम तो 8 का 4 टाइम, 1 का 7 टाइम तो 8 का 7 टाइम, 1 का 12 टाइम तो 8 का 12 टाइम, और 1 का 20 टाइम तो 8 का 20 टाइम। देखो 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट नीड 75 ml ऑफ बेस, देन हाउ मच रेड पार्ट पिगमेंट मिक्स विद 180 ml ऑफ बेस। तो देखो जो शुरू में मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया, हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखो रेड पिगमेंट कितना है बेटा, रेड RP लिख देता हूँ, रेड पिगमेंट कितना है 75 ml, यहाँ ml में लिख देते हैं। यहाँ रेड पिगमेंट था 75 ml, तो उसके लिए रेड पार्ट, अच्छा 1 पार्ट था बेटा, रेड पार्ट कितना 1 पार्ट। ठीक है, रेड पार्ट कितना था 1 पार्ट, तो उसके लिए उसको बेस कितना चाहिए, ये पार्ट है और ये बेस है, बेस चाहिए हमको ml में, तो कितना बेस चाहिए 75 ml। ठीक है, रेड पार्ट को 1 रेड पार्ट को चाहिए 75 ml ऑफ बेस, तो हमें चाहिए कितना 1800 ml ऑफ बेस। तो उसके लिए कितने पार्ट लगेंगे, उसके लिए कितने रेड पिगमेंट के पार्ट लगेंगे। तो बेटा डायरेक्ट वेरिएशन है, एक को 75 चाहिए तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा ही रेड पिगमेंट हमको चाहिए होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा सीधा सीधा। 75 × x = 1800 × 1, 1800 × 1, तो x = 1800 × 1 तो 1 ही रहेगा, इतना ही रहेगा 1800। इसको डिवाइड कर दो बेटा, 75 2 जा 150, 30 बचेगा और 4 जा, यानी कि 24 पार्ट चाहिएंगे हमको, 24 पार्ट चाहिएंगे। तो हमें 24 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट नीड 1800 ml ऑफ बेस। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर्स। देखो फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर्स, ये लिखना सीख लो, बोटल्स आवर्स, 840 बोटल्स इन 6 आवर्स।
हाउ मैनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, हाउ मैनी बोटल्स एक्स फिल इट इन 5 आवर्स, 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी। तो बेटा एक बात बताओ, 6 घंटे में अगर इतनी भर रही है तो 5 घंटे में इससे कम भरेगा ज़्यादा भरेगा, कम भरेगा ज़्यादा भरेगा भाई, कम घंटे में कम ही बोतल भरी जाएंगी। तो मतलब डायरेक्ट वेरिएशन है ना, समझ रहे हो ना, डायरेक्ट वेरिएशन का कैसे पहचानना है। 6 घंटे में इतना बोतल भर रहा है, 5 घंटे में इससे तो कम ही भरेगा भैया, तो डायरेक्ट वेरिएशन। और डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और डायरेक्ट वेरिएशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कर दी तो हमने 5 इंटू दिस इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स, तो 6 से डिवाइड कर दो बेटा, 5 इंटू 840 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कट जाएगा बेटा 140 टाइम, ठीक है, 14 6 जो 84 होता है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 140, 5 इंटू 140 होता है बेटा 700, तो 700 बोटल्स कैन बी फिल्ड इन 5 आवर्स। ए फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज 5000 टाइम, मतलब बैक्टीरिया को ना 50,000 टाइम जो है ना बड़ा करके दिखाया गया है एक फोटोग्राफ में, ठीक है, एंड अटेन्स ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर उसको एनलार्ज किया है कितना, 5000 टाइम, एनलार्ज किया है कितना 50,000, सॉरी 5000 बोल रहा हूँ मैं, 50,000 टाइम्स, तब उसकी जो लेंथ हुई है ना, तो उसकी लेंथ हो रही है 5 सेंटीमीटर। तो हमें उसकी एक्चुअल लेंथ बतानी है, एक्चुअल लेंथ बतानी है। अब एक बात बताओ बेटा, ऐसे करेंगे, मान के चलो तुम ना, मान के चलो तुम हो 10 सेंटीमीटर के, ठीक है, अब तुम्हें ना बड़ा करके तुम्हें दिखा दिया 100 सेंटीमीटर का, ठीक है, बड़ा करके तुम्हें 100 सेंटीमीटर का दिखा दिया, तो तुम कितने टाइम एनलार्ज कर दिए, 10 टाइम एनलार्ज कर दिए, है ना। तो तुमसे कोई ऐसे कह, या मैं कहूँ तुम 200 सेंटीमीटर के दिखा दिए तुम बड़े करके, तो तुम्हें कितने टाइम एनलार्ज कर दिया, 20 टाइम कर दिया ना, 10 का 20 टाइम इज़ 200। तो तुमसे ये पूछ लिया जाता, तुम 20 टाइम, अब तुमसे ये ना दिया जाता तुम्हारी एक्चुअल लेंथ, ये कह दिया जाता कि तुम्हें ना एनलार्ज करके 20 टाइम्स 200 सेंटीमीटर का बना दिया, तो बताओ तुम्हारी एक्चुअल लेंथ कितनी है। तो बेटा वो 10 थी ना, तो इसमें डिवीजन कर दो, तुम्हारा जो एनलार्ज लेंथ है ना, जो जितने टाइम एनलार्ज किया उससे जो एनलार्ज होने के बाद लेंथ आई है उसको डिवाइड कर दो। समझो कैसे, कि जो अभी लेंथ दिखा रहा है, कितनी दिखा रहा है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, अब इतनी दिखा रहा है, और इसको कितना एनलार्ज किया गया है, 50,000 टाइम्स, ठीक है। तो 50,000 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 50,000 से मल्टीप्लाई कर दिया है हमने उसको, तो अब उसको एक्चुअल में लाने के लिए 50,000 से डिवाइड कर दो, समझ रहे हो ना। तो बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5 1 जा 0 0 0 0, तो बेटा ये जो है ना 1/10,000 बन गया, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10⁴ या 10⁻⁻4, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम पढ़ चुके हैं कि बिनो ये यहाँ पे ऊपर लिखेंगे तो माइनस में चले जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी एक्चुअल लेंथ हो जाएगी। अभी ये भी पूछा है कि फोटोग्राफ इज इंक्रीज्ड, फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स। तो देखो अगर फोटोग्राफ को एनलार्ज किया जाता है कितना, 20,000 टाइम्स, 20,000 टाइम्स, देन व्हाट वुड बी द एनलार्ज लेंथ। तो एनलार्ज लेंथ कितनी होगी बेटा, देखो अब देखो एनलार्ज लेंथ कितनी होगी पता नहीं, हमें क्या पता कितनी होगी, लेकिन हमें ये पता है कि जब इसको 50,000 एनलार्ज किया था, 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया था, तब इसकी लेंथ थी 5, और जब इसको 20,000 एनलार्ज किया है तब उसकी लेंथ कितनी होगी पता नहीं। तो बेटा अब ये क्वेश्चन क्या है, अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है कि अच्छा भाई कम एनलार्ज किया तो कम होगी, ज़्यादा किया तो ज़्यादा दिख रहा था, तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको कैसे करेंगे, 5 ये x इंटू दिस, x इंटू 50,000 इक्वल्स टू 5 इंटू 20,000। अब उसके बाद बेटा एक जीरो ज़्यादा लग गई, x इक्वल्स टू 5 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाई 50,000। 1 2 3 4 5 नहीं 4 ही लगेंगे, 4 से 4 जीरो कट गए बेटा, 5 से 5 कट गया, तो x इक्वल्स टू 2। तो इफ़ वी एनलार्ज दिस फोटोग्राफ 20,000 टाइम्स, then the length of this image will be 2 सेंटीमीटर। समझ रहे हो बेटा। देखो बेटा, इन अ मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई,
मतलब मॉडल बनाया हुआ है ना शिप का, तो उसकी जो टॉप है ना, टॉप की जो हाइट है वो ना 9 सेंटीमीटर है, लेकिन जिस शिप का वो मॉडल है उसकी एक्चुअल में हाइट जो है वो 12 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मॉडल जो शिप है उसका जो मास्ट है उसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर, और जो एक्चुअल शिप है जिसका ये मॉडल है उसकी हाइट है 12 मीटर। फिर क्या आ गया, इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28, अगर शिप की जो लेंथ है ना ये 28 है तो इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा, मॉडल में मॉडल वाले शिप की लेंथ कितनी होगी। हाउ लॉन्ग इज़ द मॉडल ऑफ द शिप, तो हमें ये बतानी है ये कितनी होगी। ठीक है, तो अब वही है कि हमें कंपैरिजन करना है, डायरेक्ट रिलेशन है बेटा। अगर इसका ये छोटा है मतलब ये 9 है तो ये 12 है, अब उसी रेशियो में ये 28 है तो ये कितना होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू 12 इक्वल्स टू 28 इंटू 9। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, x निकालने के लिए 28 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, 28 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 से करो डिवाइड, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 7 जा 28, 7 इंटू 3 बेटा 21 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना निकल के आएगा 21 सेंटीमीटर। यानी कि अगर लेंथ जो है एक्चुअल शिप की वो 28 मीटर है तो मॉडल शिप की जो लेंथ होगी दैट इज़ 21 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे आर डायरेक्टली रिलेटिव। डायरेक्टली रिलेटिव कैसे कि भाई मॉडल में जितनी ये 9 है तो ये 12 है। ठीक है, ये 9 है तो ये एक्चुअल में 12 है। ठीक है, अब ये 28 है तो देखो ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा होगी ना। तुम खुद ही सोचो, अगर मानो इसकी जो टॉप की हाइट है वो 12 थी, 12 थी, तो मॉडल की हाइट थी 9, अब इसकी लंबाई 28 है, 28 मीटर है, तो उसकी भी जो लेंथ होगी ना वो जैसे ये बढ़ गई इससे ज़्यादा हो गई तो वो भी तो ज़्यादा ही आएगी, मतलब मॉडल भी तो उसी हिसाब से होगा ना। जैसे लेंथ ब्रेथ जैसे यहाँ इसकी एक्चुअल में उसी रेशियो में इसकी होंगी, तो ये डायरेक्ट रिलेशन था, तो डायरेक्ट रिलेशन था तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल्स, हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर। बेटा 2 kg शुगर में इतने क्रिस्टल है, क्रिस्टल मतलब दाने छोटे छोटे, तो 5 kg में कितने होंगे, तो बेटा 5 kg में ज़्यादा होंगे, मतलब ये बढ़ गया तो ये भी बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। डायरेक्ट रिलेशन है ना, डायरेक्ट रिलेशन है क्योंकि ये 2 से 5 हो रहा है तो इट मीन्स ये भी इससे ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बस पहचानते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6। तो बस ना ध्यान ये रखना है कि सर ये मल्टीप्लाई हम इसमें करें इसमें करें किस में करें, इस 5 का, तो बेटा होगा क्या ना, वो तो पावर है, पावर वाला पावर वाले से ही मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, 10 टू द पावर वाला 10 टू द पावर वाले से ही मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतने की मल्टीप्लाई करेंगे और ये होगी 45 और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा बेटा इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, अब डिवाइड भी ना हम सिर्फ इतने ही पार्ट को करेंगे, 45 डिवाइडेड बाई 2 होता है बेटा 22.5, 22.5 इंटू 10 टू द पावर 6, 22.5 इंटू 10 टू द पावर 6, ये तो आ गया तुम्हारा आंसर। लेकिन तुमने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि पॉइंट ना एक डिजिट के बाद होना चाहिए, फर्स्ट डिजिट के बाद में होना चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं उसको 2.25, नंबर को छोटा किया तो पावर को इंक्रीज कर देते हैं, जब पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो पावर को इंक्रीज कर देते हैं। तो दैट इज़ योर आंसर। देखो आंसर तो वो भी है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है हमने। इसको कैसे किया, पॉइंट को शिफ्ट किया टुवर्ड्स लेफ्ट, ऐसा करने से पावर इंक्रीज हो जाती है, पावर इंक्रीज हो जाती है, 1 पावर इंक्रीज हो गई। ठीक है, क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि ऐसा करने से हमने नंबर को छोटा करते हैं, ये तुम पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में। तो जब हम लेफ़्ट साइड में डेसिमल को मूव कराते हैं, जितने प्लेस मूव कराते हैं 10 पे उतनी पावर हम इंक्रीज कराते हैं। सेकंड क्वेश्चन फिर करना तो बिल्कुल सिमिलर फर्स्ट के जैसे ही है, वेरी सेम एज फर्स्ट पार्ट। x इंटू 2, एक्स इंटू 2 यानी कि 2x इक्वल्स टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये होगा बेटा 1 इनका मल्टीप्लिकेशन होगा 10.8 डिवाइडेड बाई 2, और 10 ये ऐसे के ऐसे ही लिखा जाएगा पावर वाला, तो ये हो जाएगा बेटा 2 5 जा 10, 0.24 जा 8 इंटू 10 टू द पावर 6। और इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ऑल्सो ठीक है रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि पॉइंट जो है फर्स्ट डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इतने शुगर क्रिस्टल इन 1.2 kg ऑफ शुगर। रश्मि हैज ए रोड मैप विद ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 18 किलोमीटर को। ठीक है,
1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 18 किलोमीटर। शी ड्राइव ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर, उसने 72 किलोमीटर के लिए ड्राइव किया किसी रोड पे। व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, तो मैप पे कितना डिस्टेंस उसने कवर किया बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, बिकॉज 1 सेंटीमीटर का मतलब 18 है, तो 72 मतलब ये किलोमीटर के लिए इस देखो ये ज़्यादा हुआ तो इट मीन्स ये भी ज़्यादा होंगे, समझ रहे हो ना। अगर सेंटीमीटर ये 18 किलोमीटर से 72 किलोमीटर गई, मतलब पहले 18 गई थी तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा था मैप पे, तो 72 मतलब ये इंक्रीज हुआ तो ये भी इंक्रीज होना चाहिए, मैप पे भी डिस्टेंस इंक्रीज होगी। डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इंटू 18 इक्वल्स टू 72, तो x इक्वल्स टू 72 डिवाइडेड बाई 18 इट मीन्स 4, ठीक है। तो यानी कि मैप पे उसने ना 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करी होगी। चलो तो if 5 meter and 60 meter high vertical pole cast a shadow of 3 meter and 20 centimeter at the same time another pole of height 10 meter and 50 centimeter cast a shadow of length, तो बेटा समझ गए ना क्वेश्चन में, एक पोल इतना है जिसकी शेडो इतनी बन रही है, लेंथ है ये, ठीक है। तो उसी समय पे एक इतना लंबा पोल है, उसकी शेडो की कितनी लेंथ होगी। तो बेटा पोल लंबा है तो शेडो भी लंबी बनेगी, डायरेक्ट वेरिएशन है। बट यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि जब यहाँ पे मीटर एंड सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ भी मीटर सेंटीमीटर, वहाँ भी मीटर सेंटीमीटर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें चेंज करेंगे इन सेम यूनिट, या तो मीटर में या सेंटीमीटर में। और क्या बेटर रहेगा, मीटर में या सेंटीमीटर में, किसी में भी कर सकते हो। तो मैं इसको दोबारा से लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बेटा, 5.6 लिख सकते हो तुम, इसको ऐसे लिख सकते हो 5.6। हमने इसको मीटर में ही कन्वर्ट कर लिया, कैसे भाई, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 100। तो जब तुम इसको डिवाइड, 5 तो मीटर है, और जब तुम 60 को चेंज करोगे तो 60/100 करके ये 0.6 बनेगा, और 5 + 0.6 5.6 बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, 5.6 की शेडो की लेंथ बनती है 3.2, तो 10.5 वाले की शेडो की लेंथ कितनी बनेगी, डायरेक्ट रिलेशन है, बिकॉज क्योंकि अगर खंबा लंबा है तो शेडो भी लंबी बनेगी बेटा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और इसी से हम करेंगे x इंटू 5.6 इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10.5, तो x इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 5.6। कैलकुलेशन करनी है बस। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे बेटा, इसका पॉइंट हटाओ तो 10 आएगा, इसका पॉइंट हटाओ तो 10 आएगा, और 10 मिलके 100 बन जाएगा, ठीक है। और इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आएगा, एक तो 0 कैंसिल आउट, 10 से 10, ये 10 और 100 की 0 कैंसिल आउट बेटा। और ये क्या हो जाएगा, इसको 5 से काट लो 21 टाइम, और ये 5 से काट लो 2 टाइम, 2 से काट लो इसको 16 टाइम, ठीक है। तो क्या बचा, अभी यहाँ पे और कर लेंगे, 16 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 56, ठीक है। 7 8 जा, 7 3 जा, 8 2 जा 16, सब कुछ कट गया बेटा। 2 इंटू 3 6 मीटर, ठीक है। तो परफेक्ट आ जाएगी लेंथ 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल दिया कि वही पहली तो कंडीशन सेम है कि 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर पोल का जो शेडो है इतना बन रहा है, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पोल इफ़ इट कास्ट ए शेडो ऑफ 5 मीटर, मतलब शेडो की लेंथ दे दी, आपके पोल की लेंथ पूछ रही है, तो बात तो सेम ही है ना, सेम ही तरीके से करना है कि तो वो भी डायरेक्ट वेरिएशन है। तो दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, और हम ये कर चुके हैं, ये 3.2 है, x इंटू 3.2 इक्वल टू 5 इंटू 5.6, 5 इंटू 5.6। तो बेटा x कैसे निकलेगा, 5 इंटू 5.6 डिवाइडेड बाई 3.2। बेटा इसका पॉइंट हट के ऊपर 10, इसका पॉइंट हट के नीचे 10, और 10 से 10 कैंसिल आउट, तो ये इतना बचेगा। अब इनको कैंसिल आउट कर लो, 4 8 जा 32, नहीं 4 से नहीं, 2 से 2 16 जा, नहीं 4 से भी हो रहा था, 4 8 जा 32, 4 से 14 टाइम, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो बेटा ये बनेगा 5 इंटू 7 यानी कि 35/4, और 35/4 कितना होता है बेटा, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 8 एंड 3/4 मीटर, 8 एंड 3/4 मीटर। तो इसका ऐसे भी आंसर कर सकते हो कि ये तो पूरे 8 मीटर हो गए बेटा, और ये जो 3/4 मीटर है ना, इसको बदल लो तुम सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में कैसे करोगे इसको, इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर दो बाई 100, तो ये कितना बनेगा बेटा, 8 मीटर, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 25, 25 3 जा 75 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है 10th, ए लोडेड ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, इफ़ द स्पीड रिमेन द सेम देन हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में वो कितना ट्रेवल करेगा
इफ स्पीड रिमेन सेम, तो स्पीड रिमेन सेम है बेटा तो ज़्यादा समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बस एक चीज़ क्या याद रखना है कि यहाँ मिनट है और यहाँ पे आवर है, तो आवर को पहले मिनट में चेंज कर लेंगे, देन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 14 किलोमीटर 25 मिनट, x किलोमीटर, और यहाँ पे कितना कर देंगे 5 × 60 बेटा, 5 आवर का कितना बनेगा 5 × 60 यानी कि 300 मिनट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई x × 25 इक्वल्स टू 14 × 300, तो बेटा x कितना बनेगा 14 × 300 डिवाइडेड बाई 25, काट लो बेटा कितना होगा 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 0 5 से 12 जा, ठीक है 12 टाइम कट गया 25 से, 12 × 14 करेंगे, 12 × 14 तो बेटा 12 4 जा 48, 4 कैरी जाएगा, 12 1 जा 12, 4 16 यानी कि 168 किलोमीटर, ठीक है। तो इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रक रिमेन सेम देन इट कवर 168 किलोमीटर इन 5 आवर्स, ठीक है। ये हो गया तुम्हारी एक्सरसाइज एंड। देखो इन्वर्स वेरिएशन हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, और एक बार वापस समझ लें कि इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है कि अगर एक चीज़ के इंक्रीज होने पे उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी चीज़ डिक्रीज हो, जैसे हम एग्जांपल भी कर चुके थे, एक बार फिर से कर लें कि इफ़ 10 मैन कैन डू ए वर्क, इफ़ 10 मैन कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, ठीक है, इफ़ 10 मैन कैन डू ए वर्क इन 15 डेज देन सेम वर्क इज़ डन बाई 5 मैन। तो बेटा अब मैन 5 कर दिए हमने, 10 लोग अगर किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो उसी काम को 5 लोग कितने दिन में करेंगे, तो बेटा आदमी कम हो गए तो समय अब डबल लगेगा, आदमी हाफ हो गए, मैन का नंबर हाफ हो गया तो नंबर ऑफ डेज विल रिमेन डबल्स, ठीक है, विल रिमेन डबल नहीं विल डबल, बिकॉज क्योंकि कम आदमी हुए तो ये चीज़ बढ़ रही है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं कि कॉस्ट ऑफ 10 पेन, कॉस्ट ऑफ 10 पेन इज ₹15, देन कॉस्ट ऑफ 5 पेन विल बी, तो हम बोलते हैं कि 7.5, कि ये 10 से 5 हुए, ये हाफ हुए, भाई कॉस्ट हाफ हुई, यहाँ पेन लिखो, ठीक है, पेन का कॉस्ट इतना है, अगर 10 पेन का कॉस्ट 15 है तो 5 पेन का कॉस्ट 7.5 होगा, भाई पेन हाफ हुए तो कॉस्ट भी हाफ हो गई। तो ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन थे कि मतलब एक चीज़ कम हुई तो कॉरस्पॉन्डिंग ये चीज़ भी कम होगी, लेकिन ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है कि मैन कम हुए तो डेज ज़्यादा हो जाएंगे, बिकॉज ये जो है ये डायरेक्ट नहीं, ये इन्वर्स रिलेशन है कि नंबर ऑफ मैन्स, इफ़ वी रिड्यूस द नंबर ऑफ मैन देन द नंबर ऑफ डेज विल इंक्रीज। देखो जो एक्सरसाइज 13.2 है ना, तो अब इसमें मैं लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी बुक से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द इन्वर्स प्रोपोर्शन, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें उनमें से ये डिसाइड करना कौन सा इन्वर्स प्रोपोर्शन है और कौन सा नहीं है। जैसे कि द नंबर ऑफ वर्कर ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो देखो बेटा ये तो अभी जो हम बात कर रहे थे जस्ट अभी, नंबर ऑफ वर्कर और किसी काम को कंप्लीट करने में लिया गया समय, ठीक है। देखो बेटा वर्कर ज़्यादा होंगे तो समय कम लगेगा, हम यही तो बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन पे और जो किसी काम को करने में जो टाइम लगता है वो इन्वर्स वेरिएशन में होते हैं, जो हमने अभी एग्जांपल दिया था। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स इज मोर देन टाइम टेकन बाय देम इज लेस, ठीक है। अगर वर्कर ज़्यादा हैं तो कम समय लगेगा, वर्कर कम है तो ज़्यादा समय लगेगा, तो यही तो इन्वर्स वेरिएशन है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है, ये जो पहला एग्जांपल या पहला जो स्टेटमेंट है ये इन्वर्स वेरिएशन में है। द टाइम टेकन, सेकेंड स्टेटमेंट, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा टाइम टेकन फ्रॉम ए जर्नी एंड डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस और टाइम की बात चल रही है, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम की। तो एक बात बताओ बेटा, मान लो कोई भी कार है, वो मानो 1 आवर में 30 किलोमीटर चल रही है, अब सेम स्पीड से वो चले जा रही है, तो बताना 2 आवर्स में कितना चलेगी। ओबियस सी बात है 60 चलेगी, 1 आवर में 30 चल रही है तो 2 आवर में 60 चलेगी। ऐसा तो नहीं है कि 1 आवर में 30 चल रही है तो 2 आवर में 30 का आधा चलेगी, भाई ये डायरेक्ट रिलेशन है ना, भाई 1 घंटे में 30 तो 2 घंटे में 60, मतलब ये चीज़ इंक्रीज करी तो ये भी इंक्रीज हो गई, मतलब ये डबल हुआ तो ये भी डबल हुआ। तो क्या ये इन्वर्स वेरिएशन का एग्जांपल है? नहीं, ये डायरेक्ट वेरिएशन का है, समझ रहे हो ना, क्योंकि समझ गए होगे क्यों है। अब अगला, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। कल्टिवेटेड लैंड और क्रॉप हार्वेस्टेड, बेटा एक बात बताओ, कल्टिवेटेड लैंड का मतलब क्या होता है? कल्टिवेटेड लैंड का मतलब होता है जो जिस ज़मीन को हम कल्टीवेट कर सकें, खुदाई वगैरह कर सकें,
और हार्वेस्ट, मतलब जो खाली ज़मीन है जिसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं, खोद सकते हैं, जुताई कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कल्टीवेटेड लैंड। ठीक है, तो एक बात बताओ, और हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? फसल काटना। तो मान के चलो, एक बात बताओ बच्चों, तुमने ना फसल काटी 1 मीटर स्क्वायर की, 1 मीटर स्क्वायर एरिया की फसल काटी, तो तुम्हारे पास 1 मीटर स्क्वायर कल्टीवेटेड लैंड हो गई। मानो तुमने 4 मीटर स्क्वायर 4 मीटर स्क्वायर तुमने हार्वेस्ट की फसल, तो तुम्हारी कल्टीवेटेड लैंड बढ़ जाएगी। कल्टीवेटेड लैंड का मतलब खाली लैंड जिस पे कुछ और उगा सके। तो जैसे जैसे तुम हार्वेस्ट करते जाओगे, हार्वेस्ट का मतलब क्या है? फसल को काटते जाओगे, वैसे वैसे कल्टीवेटेड लैंड भी बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो ना? तो हार्वेस्टिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। समझ रहे हो भाई? तुम खेत को साफ करते जाओगे, हार्वेस्ट मतलब काटते जाओगे, तो कल्टीवेटेड एरिया जो है वो बढ़ता जाएगा, कल्टीवेटेड एरिया बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसको हम जुताई कर सकते हैं कल्टीवेटेड एरिया को। तो ये कोई इन्वर्स तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हम फसल काटेंगे तो कल्टीवेटेड एरिया कम होगा। फसल काटेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे तो कल्टीवेटेड एरिया बढ़ेगा। दैट्स वाई ये जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं है। इसमें तो सीधा रिलेशन आ रहा है भाई, जितना हार्वेस्ट करोगे उतना कल्टीवेटेड एरिया बढ़ेगा, कम हार्वेस्ट करोगे तो कम कल्टीवेटेड एरिया, ज़्यादा हार्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा कल्टीवेटेड एरिया होगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड डिस्टेंस। बेटा टाइम और डिस्टेंस का अब के हमें देखना है। ठीक है, टाइम और डिस्टेंस का देखना है हमें। जर्नी तो फिक्स है, मतलब हमारी जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, बस हमारा क्या है, टाइम और स्पीड के बीच में रिलेशन को देखना है कि डायरेक्ट होता है इन्वर्स होता है। तो बेटा एक बात बताओ, मानो हमारी स्पीड है 60, मान लो हमारी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और मान लो हमको लग रहा है 1 आवर। ठीक है, हमें लग रहा है 1 आवर, लेकिन अगर हम अपनी स्पीड बढ़ा के 100 कर दें तो क्या हमें 1 आवर लगेगा, या 1 आवर से ज़्यादा लगेगा, या 1 आवर से कम लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, हमें ½ एन आवर लगेगा। ठीक है, अगर हम स्पीड अपनी आधी कर देते, 25 कर देते, 50 से 25 कर देते, स्पीड आधी कर देते, तो टाइम हमको डबल लगता, तब हमको 2 आवर्स लगता। तो मतलब होता क्या है कि सेम डिस्टेंस के लिए, सेम जर्नी के लिए हम टाइम और स्पीड जो होते हैं वो हमारे इन्वर्स रिलेशन में होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर हम स्पीड कम करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, स्पीड ज़्यादा करेंगे तो हमें कम टाइम लगेगा। और लास्ट पार्ट है, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। देखो, पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन मतलब किसी देश की जो पॉपुलेशन है और एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, इसका मतलब समझते हो कि हर एक व्यक्ति के लिए कितनी ज़मीन मिल रही है, मतलब हिस्से में, डेंसिटी एक तरीके से। तो एक बात बताओ, तुम अपने घर से एग्जांपल ले लो, कंट्री को छोड़ो। मानो तुम्हारे घर में 4 कमरे हैं, ठीक है 4 कमरे हैं और 4 लोग हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सबको एक एक कमरा मिल जाएगा। लेकिन होगा क्या बेटा, अगर तुम्हारे घर में 4 से 8 लोग हो गए तब क्या होगा, तो कमरे सबको एक एक थोड़ी ना मिलेंगे, अब तो एक में 2-2, अब तो आधा आधा कमरा मिलेगा तुमको। समझ रहे हो ना? पहले तो एक एक कमरा मिल रहा था, लेकिन अब आधा आधा कमरा मिलेगा। तो मतलब जो हो गया ये जो चीज़ है, ये तो फिर हम ऐसे ही एग्जांपल लिख रहे हैं। तो मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी हमारे पास स्पेस कम होता जाएगा ना भाई, पर पर्सन के लिए हमारे पास स्पेस कम होता चला जाएगा। तो पॉपुलेशन कम होगी तो ज़्यादा स्पेस होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो कम स्पेस होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक रूम में बहुत सारे लोग हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंसिंग है वो कम होगी, लेकिन लोग कम हैं तो उनके बीच में डिस्टेंसिंग ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ जो है एक दूसरे पे इन्वर्सली रिलेट कर रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा पे कम और कम पे ज़्यादा स्पेस होगा। ठीक है, तो ये भी रिलेशन कैसा है, ये इन्वर्स रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी फॉर of rupees 1 lakh is to be divided equally amongst the winner. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. तो बेटा ये जो है ना प्राइज मनी दी जा रही है नंबर ऑफ विनर्स। अगर एक विनर है तो 1 लाख मिलती है, अगर 2 विनर हैं तो ईच को 50,000 मिलेगी। समझ रहे हो ना? 4 विनर हैं तो फिर बेटा कम हो रही है। तो देखो जैसे ही तुम्हें दिखा कि नंबर ऑफ विनर्स जैसे बढ़ते जाएंगे, अगर 4 विनर हुए तो अभी यहाँ पे और कम होगी उसी रेशियो में, कितनी आएगी 25,000 होनी चाहिए।
फिर 5 विनर है तो और कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके एक बात बताओ, जैसे जैसे मानो जैसे जैसे ये लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, जो हर एक को जो प्राइज मनी मिलेगी वो कम होती जाएगी ना, समझ रहे हो ना। तो ये रिलेशन कैसा है बेटा, इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे नंबर ऑफ पर्सन्स विल इंक्रीज द नंबर ऑफ प्राइज मनी टू ईच पर्सन विल डिक्रीज। समझ रहे हो ना बात को। भाई मान के चलो हमारे पास ना 1000 रुपये, अब वो एक को देनी है प्राइज मनी तो हम उसको 1000 रुपये दे देंगे, लेकिन 2 को ही देनी हुई वो 1000 रुपये फिक्स है अपने पास। 2 लोगों को देनी है तो 500, 3 को देनी है तो 333 समथिंग, 4 को देनी। तो मतलब क्या होगा, जैसे जैसे पर्सन बढ़ते जाएंगे और एक प्राइज मनी है वो क्या है लोगों के बीच में डिवाइड करेंगे तो वो डिक्रीज होती जाएगी। तो ये इन्वर्स रिलेशन है। तो बेटा अब हमें ये जो है ना ये प्लेस हमें भरने हैं। तो प्यारे बच्चों बात ध्यान से सुनो, जैसे ये कितना था 1/1 लाख, ठीक है 1/1 लाख, ये 2/5 लाख। अब इसको ऐसे लिख दो 4/x, ठीक है 4/x। और मैंने तुम्हें बताया देखो, जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट रिलेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इन्वर्स रिलेशन में ना हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इस तरीके से। किस तरीके से, इन दोनों की आपस में, इन दोनों की आपस में, बीच में इक्वल्स टू में रख देते हैं। तो 4 × x और 1 × 1 लाख, तो बेटा 1 लाख ही होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा ये x = 1 लाख डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा तुम्हारा 25,000। यानी कि 4 के नीचे कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे 25,000। अगेन तुम इन सारों को ऐसे ही भर सकते हो। चलो एक और मैं करके दिखाई देता हूँ। जैसे वापस लिखोगे 1/1 लाख, ठीक है 1/1 लाख इक्वल्स टू नहीं, पहले ये लिखो 5/x, ठीक है। इन्वर्स रिलेशन है तो इन्वर्स रिलेशन को बेटा कैसे करेंगे, दिस इंटू दिस, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल्स टू इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो बेटा क्या हो जाएगा 5x = 1 लाख, 5x = 1 लाख और x = 1 लाख डिवाइडेड बाई 5। तो बेटा कितना हो जाएगा 20,000। तो यहाँ पे कितना आएगा 20,000, ठीक है। ऐसे ही उसको कर सकते हो। और एक चीज़ तुम समझ रहे हो, एक चीज़ इन 2 एग्जाम्पल से तुम ये चीज़ समझ चुके होगे कि तुम्हें ना हर बार 1 लाख को डिवाइड करना है जो भी यहाँ पे नंबर है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे 1 लाख डिवाइडेड बाई 8, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, 1 लाख डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो ऐसा करने से ये तुम्हारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो रिलेशन था ये इन्वर्स रिलेशन में था। और इन्वर्स रिलेशन को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है हमने मेथड भी सीखा, और बाकियों को हम मेथड से भी कर सकते हैं। नहीं तो ये सब करने की जगह हमें पता चल रहा है कि ये सब फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, 1 लाख डिवाइडेड बाई द नंबर गिवन इन द नंबर ऑफ विनर्स, ठीक है। तो हम उससे डिवाइड कर करके सीधा भी निकाल सकते हैं अगले जो 2-3 चीज़ें दे रखी हैं, अगले जो 2-3 नंबर दे रखे हैं। रहमान इज मेकिंग, थर्ड क्वेश्चन है, ए व्हील यूजिंग द स्पोक्स, ही वांट टू फिक्स इक्वल स्पोक इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक आर इक्वल, हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। बेटा रहमान ना व्हील बना रहा है, उसके अंदर स्पोक लगा रहा है, ठीक है। स्पोक ये जो व्हील के अंदर होते हैं ऐसे करके ये स्पोक होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ना डायग्राम दे रखे हैं। तो इसमें क्या है कि जो एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक, कि देखो अगर रहमान ने अगर 4 स्पोक लगाए हैं, 4 स्पोक लगाए हैं, तो नीचे दे रखा है बेटा टेबल में 4 स्पोक लगाए हैं, देखो 1 स्पोक, 2 स्पोक, 3 स्पोक और 4 स्पोक। तो इनके बीच में ना 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में रहमान ने क्या किया है 6 स्पोक लगाए हैं बेटा, 6 स्पोक लगाए। तो जब 6 स्पोक लगाए ना तो हर एक स्पोक के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो देखो ऐसी तीसरी भी डायग्राम है, नो नीड टू ड्रॉ इट। तो जैसे जैसे स्पोक बढ़ते जाएंगे, ये स्पोक्स बढ़ते जाएंगे, ये जो तुम्हें लाइन दिख रही है हिंदी में तुम इसको कुछ और बोलते हैं, तो होगा क्या तीलियाँ पता नहीं क्या। तो जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे तो इनके बीच का जो एंगल है वो कम होता जाएगा या नहीं होता जाएगा। जैसा कि तुम्हें चार्ट भी दिखा रहा है कि जब 4 स्पोक थे तो एंगल था 90 डिग्री, स्पोक 6 हो गए तो 60 डिग्री हो गया। अब स्पोक का नंबर 8 हो गया तो और एंगल, क्योंकि पास पास होते जाएंगे भाई, नंबर ऑफ स्पोक बढ़ाते जाएंगे व्हील में तो वो पास पास आते जाएंगे, पास पास आते जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि उनके बीच का एंगल कम होता जाएगा। तो ये जो रिलेशन है ये कैसा है बेटा, डायरेक्ट है या इन्वर्स है। देखो नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ने पे जो एंगल है, एंगल की बात चल रही है, तो एंगल क्या होगा, एंगल विल डिक्रीज, ठीक है। इफ नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज
देन एंगल बिटवीन देम इज डिक्रीज, यानी कि ये इनवर्स रिलेशन है। वैसे भी तुम्हें दिख रहा है 4 से 90, 6 से 60, तो अब 8 हो गए तो और कम हो जाएगा एंगल। अब हमें इस टेबल को कैसे कंप्लीट करना है, तो बेटा ऐसे करो, पहला वाला लिखो 4/90 और इधर लिख लो 8/x। ठीक है, तुम चाहो तो सेकंड और ये भी लिख सकते हो, फर्स्ट ये लिखो या सेकंड ये लिखो, मगर फर्स्ट वाला छोटा होता है तो फर्स्ट वाले को लिख लो। इनवर्स रिलेशन है तो क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देना, यानी कि 8x = 90 × 4। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा बेटा, सीधा सीधा 90 × 4 डिवाइडेड बाई 8, तो 4 × 2 = 8, 2 से 45, यानी कि आंसर आ गया 45 डिग्री। कि अगर 8 स्पोक होंगे तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। सेम ऐसे ही क्या करेंगे बेटा, 4 × 90, वही ना 4/90 = यहाँ पे x मान लो थोड़ी देर के लिए 10 × x, समझ लो ना, ऐसे लिख लो पहले, भले ही 4/90 और इधर लिखोगे 10/x, 10 यहाँ 8/x लिखा था, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 10x = 4 × 90, तो बेटा 10x = 360, तो x = 360 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना आ गया बेटा 36 आ जाएगा यहाँ पे। अब तुम एक बात समझ रहे हो कि अगर हम 360 को यहाँ डिवाइड किया था, ये 90 × 4 क्या है 360 है, और यहाँ भी 90, यहाँ भी 360 है, तो यानी कि इसको निकालने के लिए भी मैं क्या कर सकता हूँ, 360 को 12 से डिवाइड कर दूँ, 360 को 12 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा बेटा 30 डिग्री। इसमें कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये तो आगे तुम्हारे एंगल, अगर नंबर ऑफ स्पोक्स इस प्रकार बढ़ रहे हैं, इस तरह बढ़ रहे हैं, तो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स विल डिक्रीज, इस तरीके से। ठीक है, अब ना क्वेश्चन इसके पीछे शुरू करते हैं। इसके पीछे है फर्स्ट पार्ट, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन देम पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स आर इन द इनवर्स प्रोपोर्शन। तो बेटा इसके फर्स्ट पार्ट में तुम क्या लिखोगे, जो इसमें फर्स्ट में पूछा है कि क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो ऑफ कोर्स हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन में ही है। कैसे पता किया, क्योंकि एक चीज़ इंक्रीज कर रही है, ये चीज़ें डिक्रीज कर रही हैं, नंबर ऑफ स्पोक इंक्रीज कर रहे हैं, ये डिक्रीज कर रहे हैं। सेकंड चीज़ है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक ऑन ए व्हील विद 15 स्पोक। अगर यहाँ 15 हो जाएं तो कितने हो जाएंगे बेटा उनके बीच का एंगल। तो ये तो हमने अभी जैसे कैलकुलेशन करी है, तो हम सीधा नहीं कह सकते क्या 360 से 15 को डिवाइड कर दो। अरे या तो ऐसे करके रख लो 4/90 = 15/x, और फिर या फिर सीधा ही कर सकते हो, क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी कैलकुलेशन कर चुके हैं। 360 डिवाइडेड बाई 15, 15 2 जा बेटा 34, कितना बचेगा 6, 15 4 जा 60, 24 डिग्री का एंगल बनेगा अगर नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होंगे 15 होंगे। थर्ड पार्ट में बोला गया हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक इज 40। अब के बोला कि ये 40 हो गया एंगल, तो बेटा ये कितना होगा, ये कितना होगा। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है कि अगर एंगल, यहाँ पे करते हैं कि एंगल 40 हो गया तो ये कितना होगा, क्या कितना नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होंगे। तो बेटा वही बात 4/90। ये भी वैसे डायरेक्ट हम 360 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन तुम कहोगे सर हम तो नीचे वाला निकाल रहे थे तब 360 से डिवाइड कर रहे थे, अब तो ऊपर वाला निकालना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी ऐसे ही निकल सकता था। देखो x/40, तो 90 × 4 x × 40। बात एक ही है, x ऊपर वाला नीचे वाला निकालना। तुम सीधा 360 से, ये 90 × 4 360 हो गया बेटा, और 360 डिवाइडेड बाई 40 यानी कि 90 डिग्री, 9 डिग्री, सॉरी 9 डिग्री नहीं 9 स्पोक्स। यानी कि अगर हमें एंगल को 40 डिग्री रखना है उन स्पोक्स के बीच में, तो हमें कितने स्पोक लगाने पड़ेंगे 9। ठीक है, या फिर तुम सीधे समझ सकते थे कि 360 से डिवाइड कर दो, और या फिर प्रोसेस से तुम इसको भी कर सकते थे सेकंड वाले को, यही करके 4/90 = 55x। मेन चीज़ है समझना, अगर तुम्हें बात समझ में आ गई तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो इसमें। तो देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ ए बॉक्स ऑफ स्वीट इज़ डिवाइडेड अमंग द 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। तो देखो ऐसे करना है, चिल्ड्रन है बेटा हमारे 24, ठीक है, चिल्ड्रन कितने हैं 24 है। एंड ईच विल गेट, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। ठीक है, तो 5 ईच को मिलती है, ईच विल गेट 5, ईच गेट 5। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस्ड बाई 4।
देखो बेटा, आप देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आप समझते हैं कि इफ़ ए स्वीट बॉक्स इज डिवाइडिंग 24 चिल्ड्रंस दे विल गेट 5 स्वीट ईच। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा कि अगर 24 चिल्ड्रन के बीच में अगर हम स्वीट को करते हैं बेटा, देते हैं, तो हर एक को 5 स्वीट मिलेंगी, हर एक को 5 स्वीट मिलेंगी। अब बोला कि इफ़ 4 चिल्ड्रन रिड्यूस, अगर हम 4 बच्चे कम कर दें तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके पहले लिखना आना चाहिए तो मैं डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन जब हम करते हैं। अब फिर उसके बाद क्या है बेटा, ये चीज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन में अगर हमने बच्चे कम कर दिए बेटा, तो अब हर एक को ज़्यादा मिठाई मिलेगी, हर एक को ज़्यादा मिठाई मिलेगी, समझ रहे हो ना। तो ये प्रोपोर्शन इन्वर्स है या डायरेक्ट है, ये हमें खुद से देखना है। और इन्वर्स है तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा x इंटू 4 कम कर दिए, मतलब 24 से -4 की, यानी कि ये 20 है, इक्वल्स टू 24 इंटू 5। तो बेटा ये बनेगा तुम्हारा 24 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20। 5 4 जा 20 और 4 6 जा 24, यानी कि अब हर एक बच्चे को ना 6 स्वीट मिलेंगी। ठीक है, अगर 4 बच्चे कम कर दिए तो हर एक बच्चे को अब 6 स्वीट मिलेंगे, ईच विल गेट 6 स्वीट। ए फार्मर, 5th क्वेश्चन, ए फार्मर हैज़ एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल इन ए कैटल इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। मतलब उसके पास ना इतना फूड है कि वो 6 दिन तक चल जाए। और कितने एनिमल्स हैं उसके, जो कैटल है वो 20 एनिमल्स का उसके पास 6 डेज का फूड है। लेकिन ये बोल दिया कि अगर 10 और आ गए, 10 उसके जो 10 मोर एनिमल्स और आ गए उसके पास, तो बेटा अब वो खाना कितने दिन चलेगा। तो सबसे पहली बात तो इन्वर्स वेरिएशन है भाई, ज़्यादा हो गए जानवर तो खाना कम दिन चलेगा, 6 से तो कम ही चलेगा। इन्वर्स है तो बेटा 10 मोर के लिए हमने कैसे लिखा, पहले देखो 20 थे तो 6 दिन चल रहा था, 20 में 10 और ज़्यादा आ गए मतलब 30 हो जाएंगे, तो अभी कितने दिन चलेगा। तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है हमें, x इंटू 30 इक्वल्स टू 20 इंटू 6। तो बेटा क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 20 इंटू में 6 डिवाइडेड बाई 30, एक 0 से एक 0 कटा, 3 से 2 टाइम, और 2 इंटू 2 हो गया बेटा 4, यानी कि अभी जो खाना चलेगा वो 4 दिन चलेगा। ठीक है, 10 और एनिमल आने से। देखो बेटा, एक कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 पर्सन कुड रिवायर जसविंदर हाउस इन 4 डेज। 3 पर्सन 4 डेज में उसके घर के चारों तरफ रिवायर कर देंगे, तार लगा देंगे। तो हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब इफ़ ही यूज 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3। 3 की जगह अगर 4 लोग कर देंगे तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। बेटा लोग ज़्यादा समय कम, लोग ज़्यादा समय कम, इन्वर्स वेरिएशन x इंटू 4 इक्वल्स टू 4 इंटू 3। तो बेटा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 3 दिन में कर देंगे। 4 लोग 3 दिन में, 3 लोग 4 दिन में कर रहे थे तो 4 लोग उस काम को 3 दिन में कर देंगे। A batch of bottles were packed in 25 boxes with 20 bottle in each box। मतलब 25 बॉक्सेस हैं और उनके अंदर हर एक बॉक्स के अंदर 12 बॉटल्स हमको रखनी है। ठीक है, लेकिन अब बोला इफ़ द सेम बैच इज पैक्ड, मतलब वो जो बॉटल्स हैं वो सब उतनी हैं ही, लेकिन आपके क्या कर दिया कि हर एक बॉक्स में ना 20 बॉटल डाल दी। ठीक है, इमेज में देख रहे हो कि ज़्यादा बॉटल डाल दी है, 20 बॉटल्स डाल दी एक उसमें, किसमें, एक बॉक्स में। तो अभी कितने बॉक्सेस लगेंगे। तो एक बात बताओ बेटा, अब ये डायरेक्ट है इन्वर्स है भाई, पहले 25 बॉक्स में 12 बोतल डाल रहे थे। ठीक है, अभी बोतल की संख्या बढ़ा दी हर एक बॉक्स के अंदर, अब 20 के नहीं 12 नहीं 20 बोतल डाल दो उसके अंदर। अच्छा तो बेटा अब तो कम बॉक्स लगेंगे ना, क्योंकि जब एक बॉक्स में ज़्यादा भर रहे हैं, फिक्स नंबर ऑफ बोटल्स तो फिक्स हैं, बोतल उतनी है। लेकिन अब क्या कर दिया हमारा कि बोतल क्या कर दिया, एक बॉक्स में 12 की जगह 20 डालनी शुरू कर दी। तो इसका मतलब अब इन सब बोतलों को जो हमारे पास पहले थी, अब उनको हम कम बॉक्सेस में ही पैक कर पाएंगे। मतलब बोतल बढ़ा दी पर बॉक्स की तो नंबर ऑफ बॉक्सेस रिड्यूस हो जाएंगे। ये बात समझ रहे होगे। तो इट इज़ ऑल्सो इन द इन्वर्स वेरिएशन। और इन्वर्स वेरिएशन में क्या करते हैं हम बहुत देर से यही काम कर रहे हैं और वही काम हम वापस करेंगे। ठीक है, कर दिया, काटा, 5 4 जा 5 5 जा 4 3 जा 5 3 जा 15, यानी कि अब हम उनको 15 ही बॉक्सेस के अंदर रख सकते हैं। ए फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डे। एक फैक्ट्री के अंदर एक मशीन है, 42 मशीन्स ना कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाती हैं 63 डेज में। कितने बनाती हैं उससे हमें कोई लेना नहीं है। तो उतने ही आर्टिकल को अगर हमें 54 डेज में बनाना है तो कितनी मशीन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ टॉयज इन 54 डेज।
तो बेटा अगर हमें जल्दी काम करना है, अगर हमें जल्दी काम करना है, मतलब 63 से 54 डेज में काम को करना है, मतलब नंबर ऑफ़ डेज को कम करना है, तो नंबर ऑफ़ मशीन्स को हमें बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ़ डेज अगर हमें कम करने हैं सेम प्रोडक्शन करने के लिए, तो हमें नंबर ऑफ़ मशीन्स को बढ़ाना पड़ेगा। इट मीन्स ये भी इन्वर्स वेरिएशन है। इन्वर्स वेरिएशन में क्या करते हैं बेटा, वही जो हम करते आ रहे हैं बहुत देर से, इसका मल्टीप्लाई इक्वल कर देना है। 42 इंटू 63 अपॉन में 54, बेटा काट लो, 9 7 जा 63, 9 6 जा 54, 6 7 जा 42, 7 इधर बचा, 7 इधर बचा, 7 इंटू 7 होता है बेटा 49, यानी कि वी नीड 49 मशीन टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 54 डेज। 9th क्वेश्चन, ए कार टेक्स 2 आवर टू रीच ए डेस्टिनेशन बाई ए ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई कार चलती है तो वो अपनी डेस्टिनेशन पे 2 आवर्स में पहुंच जाती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर, अगर कार की स्पीड हम 80 कर दें, मतलब स्पीड को हम इंक्रीज कर दें बेटा, तो अब हमें कितना समय लगेगा। तो बेटा स्पीड कम बढ़ा दोगे तो समय कम लगेगा, समझ रहे हो ना। अब ये 2 से तो कम ही लगेगा ना, ये 2 से तो कम ही लगेगा, इन्वर्स वेरिएशन है ना। तो क्या होगा इन्वर्स, बस यही तो चीज़ हमें पकड़नी थी कि अच्छा अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो सेम डिस्टेंस चलने में अब हमें कम समय लगेगा, तो ये बढ़ाने पे वो कम होगा, इन्वर्स वेरिएशन। और इन्वर्स वेरिएशन को हम कैसे करते हैं, जैसा कि हम करते हुए आ रहे हैं। तो बेटा 2 इंटू 60 अपॉन में 80, 0 से 0 काटा, 2 से 4 जा, ठीक है, 2 से 2 जा, 2 से 3 जा, यानी कि हमें लगेगा 3/2 आवर्स। और इसको क्योंकि ये 3/2 आवर्स है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 and 1/2 आवर्स, यानी कि 1 आवर 30 मिनट भी लिख सकते हैं हम इसको, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 आवर 30 मिनट, कैसे भी आंसर कर दो, ठीक है, चॉइस है तुम्हारी। ऐसे भी लिख सकते हो 3/2 आवर्स, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1.5 आवर, और हाफ आवर को हम 30 मिनट भी बोल देते हैं तो 1 आवर 30 मिनट, ठीक है। तो अब उसको इतना समय लगेगा, कम लगेगा ना, स्पीड बढ़ गई थी। 9th क्वेश्चन बेटा, नहीं सॉरी 10th क्वेश्चन, 2 पर्सन्स कुड फिट ए न्यू विंडो इन ए हाउस इन 3 डेज। देखो 2 पर्सन हाउस में विंडो को फिट करते हैं 3 डेज में, ठीक है। तो ये डेज हो गए 3, ये हो गए पर्सन 2, किसी काम को कर रहे हैं, और काम क्या है, घर में विंडो फिट करने का, ठीक है। तो काम है, हमारी जो मेन इन्फॉर्मेशन है हम उनको ऐसे लिख लेंगे कि पर्सन 2 टेक 3 डे टू कंप्लीट ए जॉब, और जॉब क्या है, वट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बोला फर्स्ट पार्ट में इसके 2 पार्ट हैं। 1 ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, एक बंदा ना स्टार्ट होने से पहले ही बीमार हो गया, तो अब ये काम कितने समय में होगा। तो बेटा देखो 2 पर्सन को 3 दिन लग रहे थे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में जा रहे हैं हम, लेकिन एक बीमार हो गया तो एक बचा, उसको कितने दिन लगेंगे। तो ये तो वैसे भी कर सकते हो डायरेक्ट जनरल नॉलेज से, अकेला बंदा 6 दिन में करेगा ना, क्योंकि डबल काम हो गया उसके लिए। लेकिन हम क्या करेंगे, x इंटू 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, यानी कि उसको ना 6 डेज लगेंगे, उसको ना 6 डेज लिखेंगे। मतलब ये चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी है, पर्सन हो गए, ये डेज हो गए, ठीक है। सेकंड पार्ट में बोला गया है हाउ मेनी पर्सन, तो पहले तो ये इन्फॉर्मेशन लिखनी है पर्सन और डे वाली। 2 पर्सन अगर उस काम को 3 डेज में करते हैं, P फॉर पर्सन, D फॉर डेज। अब बोला सेकंड पार्ट में हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट ए विंडो इन 1 डे, हमें ना ये विंडो 1 डे में ही फिट करनी है, तो हमें कितने पर्सन की आवश्यकता होगी। तो पर्सन पे x डाल दिया हमने, भाई इन्वर्स रिलेशन है ये, तो तुम x इंटू 1 तो x हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 3 यानी कि 6, यानी कि वी नीड 6 पर्सन टू फिट दिस विंडो इन 1 डे, हमें 6 लोगों की आवश्यकता होगी इस विंडो को 1 दिन में लगाने के लिए। चलो बेटा, ए स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स ए डे ईच ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन, ठीक है। एक स्कूल के 8 पीरियड होते हैं और हर एक का ड्यूरेशन जो है वो 45 मिनट है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ़ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स, 9 पीरियड हो गए तो अब ड्यूरेशन कितनी होगी ऑफ ईच पीरियड, तो तुम कहोगे कि उतनी हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ड्यूरेशन 45 मिनट ही रख लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन इज दैट अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी सेम, कि अगर मानो स्कूल की जो टाइमिंग है ना वो नहीं बदल रहे हैं, हमने क्या किया, पीरियड्स को 8 to 9 कर दिया, 8 से 9 कर दिया, ठीक है। और ड्यूरेशन जो है, तो ड्यूरेशन हमको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हम पे नंबर ऑफ़ आवर्स तो फिक्स ही है ना, नंबर ऑफ़ आवर्स तो हम पे फिक्स है।
तो हमने क्या किया, 8 पीरियड अगर हमारे 45 मिनट के थे तो 9 पीरियड कितने मिनट के होंगे, उनकी ड्यूरेशन को हमें चेंज करना पड़ेगा। कौन सा रिलेशन है बेटा, इन्वर्स है ना, नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीजिंग एंड द ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड विल डिक्रीज। तो जैसे वो बढ़ रही है ये कम होगी। तो अब क्या करेंगे बेटा, x इंटू 9 इन्वर्स रिलेशन है, तो x इंटू 9 8 इंटू 45। तो x इक्वल्स टू 8 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 जा 9 5 जा, x इक्वल्स टू 8 इंटू 5, यानी कि नाउ ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड विल बी 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट की ड्यूरेशन हो जाएगी अभी हर एक पीरियड की। तो बेटा दैट इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। ठीक है, आगे करेंगे न्यू चैप्टर। अभी कोई डाउट है तो पूछ।